हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लाजन मुखर्जी एंड आज हम लोग क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा होगा लेक्चर 1। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहले तो है वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? क्या होता है वर्क? तो अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज वर्क तो क्या बोलोगे? वर्क हमारा सिंपली काम। ठीक है, जो भी तुम काम करते हो दैट इज वर्क। मतलब ऐसा कोई चीज जिसको करने के लिए तुम्हें एनर्जी लग रहा है, तुम्हारा एनर्जी जा रहा है, ठीक है, दैट विल बी वर्क। बट फिजिक्स के टर्म्स में वर्क जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जैसे कि मान ले कि तूने पूरा दिन बैठ के पढ़ाई किया, तूने उठा ही नहीं, पूरा दिन बैठ के पढ़ाई किया, बट फिजिक्स के टर्म्स में वो वर्क नहीं होगा। अगर तुम एक ही जगह पे स्टिल हो और तुम पढ़े जा रहे हो, बट वो वर्क नहीं है जब तक देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ही फिजिक्स में वर्क है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं है। तो वर्क जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो होता है हमारा फोर्स और दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको देखते हैं मैथमेटिकली, फिजिक्स के टर्म्स में वर्क क्या होता है। जैसे एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इस पे सपोज हमने फोर्स दिया ऐसे F एंड ये आगे की तरफ जा रहा है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज S, मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया S। तो हमने इस पे फोर्स लगाया F एंड इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया S, तो ये एंगल हमारा थीटा। अब ध्यान से समझ, ये थीटा क्या है? तो थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड S। तो बेसिकली जो फोर्स है वो एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वो भी एक वेक्टर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो है हमारा थीटा। ठीक, अब जो वर्क का फॉर्मूला आता है हमारा, वर्क दैट इज बेसिकली F डॉट S। तुमने वेक्टर्स में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, तो बेटा यहां पर डॉट प्रोडक्ट का ही काम है, F डॉट S। अब यहां पे देख, जो डॉट प्रोडक्ट तूने पढ़ा था, याद कर, इट वाज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते थे उसको? स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब F वेक्टर S वेक्टर, बट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी निकल के आएगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब पहला चीज तो भाई ये जो वर्क है W जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो तो भाई एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो खुद ही सोच, तूने बोला कि आज तो मैंने बहुत काम किया ऊपर की तरफ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो बेटा वर्क जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब तूने एक और चीज पढ़ा था, याद कर, डॉट प्रोडक्ट में, कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज एफ एस कॉस थीटा, है ना भाई? हमने क्या पढ़ा था? वर्क एफ डॉट एस क्या निकल के आएगा? एफ एस कॉस थीटा। एंड बेटा यहां पे ये जो थीटा है ये यही वाला थीटा है, तो द थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस वेक्टर। क्लियर है? तो अगर तुझसे पूछे कि भाई फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो वर्क डन क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा इफ एस इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना भाई? मान लो कि मैंने इस बोर्ड पे 2 दिन तक फोर्स दिया बट बोर्ड हिला ही नहीं, है ना? तो अगर बोर्ड नहीं हिला तो मेरा वर्क डन क्या है? जीरो है। क्लियर? तो भाई फिजिक्स में सिंपल फंडा है भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो भाई कुछ भी कर लो, वर्क डन नहीं है। ठीक है, भले तुम्हारे बॉडी से कितना भी एनर्जी चला जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। फिजिक्स बोलता है कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी हमारा जीरो होगा। क्लियर? ओके। अच्छा, इस पे ना अभी तुम ये मत सोचो कि डिस्प्लेसमेंट सर बोला है, सर अगर डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उस चीज पे बाद में आएंगे, वो अलग अलग टाइप के फोर्सेस आएगा। अभी इतना समझ, अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, फोर्स लगाए जा रहे हो, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारा वर्क डन जीरो होगा। क्लियर? ओके, चल आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ केसेस देखते हैं। वर्क हो गया एफ एस कॉस थीटा, इसके कुछ केसेस। हमारा आ गया केस नंबर 1। देख केस 1, तो पहले हमने
ये जो ब्लॉक है मास m का, इस पे फोर्स इधर दिया एंड ब्लॉक जा भी इधर ही रहा है, मतलब जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर देख, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो बेटा केस 1 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहां पे फॉर्मूला के हिसाब से देख, एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पे हो जाएगा एफ एस इंटू कॉस 0 डिग्री। और बेटा कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? एफ इंटू एस। एफ इंटू एस, इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, अगर फोर्स इधर लगे डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वर्क होगा डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब आते हैं केस 2। केस 2 में मैंने थीटा को ले लिया 180 डिग्री। ठीक है, थीटा 180। ध्यान से देख, ब्लॉक पे तूने फोर्स दिया इधर, बट ब्लॉक जा रहा है इधर। ठीक है, ब्लॉक पे फोर्स दिया इधर, ब्लॉक जा रहा है इधर। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? फोर्स दे रहे हैं इधर, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ब्लॉक जा रहा है टुवर्ड्स राइट, ये कैसे पॉसिबल है? अरे भाई देखो, जब कोई ब्लॉक आगे जाता है तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगता है? फ्रिक्शन, मान ले ब्लॉक को स्लाइड करता हुआ लेके जा रहा है, तो ब्लॉक अगर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन लगता है पीछे। तो यहां पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। इसका मतलब हम लोग वर्क इस फ्रिक्शन का निकाल रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। ध्यान दो कितना एंगल है, दिस इज 180 डिग्री। तो फॉर्मूला के हिसाब से सिंपल सी बात है, वर्क डन विल बी एफ एस कॉस 180, है ना, कॉस 180। एंड कॉस 180 का वैल्यू होता है भाई -1, तो माइनस एफ एस। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो वर्क डन विल बी माइनस एफ एस। क्लियर है? देख ले अच्छे से, यहां पे एफ एस, यहां पे माइनस एफ एस, मतलब ऑपोजिट होगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो, सर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, हमने तो पढ़ा था कि फोर्स पॉजिटिव होता है तो एक डायरेक्शन, नेगेटिव होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। सर यहां पे तो आपने बोला कि वर्क तो स्केलर है, वर्क तो स्केलर है, वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? अरे क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जैसे टेम्परेचर स्केलर है, बट टेम्परेचर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव का मतलब कि 0 से कम है, मतलब नेगेटिव वर्क से पॉजिटिव वर्क, इससे इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा मानेंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव वर्क है। क्लियर? तो भाई नेगेटिव इसमें डायरेक्शन शो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि भाई वर्क डन पीछे की तरफ हो रहा है, नहीं भाई, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव इसके मैग्नीट्यूड में है। क्लियरिटी है? देख ले। ओके, अब आते हैं केस नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस। देखो केस 3, केस 3 है थीटा इज 90 डिग्री। जैसे ब्लॉक यहां पे रखा है टेबल के ऊपर, ब्लॉक जा रहा है आगे, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, बट फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है ऊपर, या फिर नीचे भी मान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल देख, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर एंगल 90 है, फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो वर्क डन इज एफ एस कॉस 90। कॉस 90 भाई हमारा होता है 0, कॉस 90 हमारा 0, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब कि अगर तुमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर दिया, या फिर जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? मतलब इस फोर्स ने कोई भी वर्क नहीं किया। क्लियर? तो बेटा ये तीनों केसेस एंड ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। तो एक बार झटपट से इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया होगा। चल आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा और समझते हैं, अच्छे से देखते हैं कि वर्क कैसे लिखेंगे। ध्यान देना इस पॉइंट को, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया तो यहां पे देख, जो ब्लॉक है हमारा मास m का,
उस पर भाई फोर्स लग रहा है इधर एफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर एस, दोनों के बीच का एंगल है हमारा थीटा। अब एक चीज तो क्लियर है कि हमारा वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। बट अब इसी चीज को मैं थोड़ा अलग नजरिए से देखूंगा। समझना, मैंने एफ का एक कंपोनेंट इधर कर दिया, एफ पैरेलल विच इज एफ कॉस थीटा। अब इसका मैंने नाम दिया एफ पैरेलल। एफ पैरेलल क्यों? क्योंकि ये फोर्स का कंपोनेंट एस के पैरेलल है, एस के पैरेलल है, इसलिए मैंने बोला एफ पैरेलल। एक और कंपोनेंट इधर एफ परपेंडिकुलर विच इज एफ साइन थीटा। क्लियर है? दो फोर्सेस के कंपोनेंट हो गया एफ पैरेलल और एफ परपेंडिकुलर। अब यहां पर वर्क जो होगा, हमें किसका वर्क निकालना है? हमें एफ का वर्क निकालना है। किसका? एफ का। तो बेटा एफ का वर्क निकालना है तो एक काम करते हैं, एफ के जो दो कंपोनेंट्स हैं उन दोनों का वर्क निकाल लेते हैं, फिर उन दोनों वर्क्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास एफ का नेट वर्क डन आ जाएगा। चलिए यहां पे देखते हैं। तो वर्क डन बाई एफ पैरेलल विल बी, देख एफ पैरेलल जो है वो एस के ही डायरेक्शन में है, तो क्या मैं इस वर्क डन को लिख सकता हूं एफ पैरेलल इंटू एस डायरेक्टली? देख तो ध्यान से, एफ पैरेलल इंटू एस। तो एफ पैरेलल इंटू एस कहां से आया? वो यहां से आया। देख, अगर एफ और एस सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन एफ इंटू एस। बस अब यहां पर एफ के जगह पे ध्यान दे, एफ के जगह पे कौन है? एफ पैरेलल है, तो वर्क डन विल बी एफ पैरेलल इंटू एस एंड वर्क डन बाई एफ परपेंडिकुलर। वर्क डन बाई एफ परपेंडिकुलर, देख एफ परपेंडिकुलर और एस दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो यहां पे दिस वर्क विल बी 0। क्लियर? तो वर्क डन बाई एफ विल बी वर्क डन बाई एफ पैरेलल प्लस वर्क डन बाई एफ परपेंडिकुलर। क्योंकि ये 0 है तो वर्क डन बाई एफ विल बी वर्क डन बाई एफ पैरेलल। तो यहां पे तो लिख सकता है वर्क डन बाई एफ विल बी इक्वल्स टू एफ पैरेलल इंटू एस। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, एफ पैरेलल इंटू एस। अच्छा, एफ पैरेलल का वैल्यू पुट कर दे। एफ पैरेलल कितना है? एफ कॉस थीटा। दिस विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। सेम ही आना है, या फिर इसको बोल सकता है तू एफ एस कॉस थीटा। तो बेटा ये सेम आ रहा है, वर्क डन बाई एफ इज एफ एस कॉस थीटा। बट मेरा मकसद ये निकालना नहीं है, मेरा मकसद है ये बताना कि भाई देखो कि भाई जब भी फोर्स का कंपोनेंट कर लोगे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका कोई काम नहीं है, डायरेक्ट वर्क को तो लिख सकता है एफ पैरेलल इंटू एस। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहां पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेम चीज एक और नजरिए से देखते हैं। देख, ब्लॉक एम, फोर्स लग रहा है इस पे एफ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है एस, दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब मैंने एस के दो कंपोनेंट कर दिए, एक इधर वाला एस पैरेलल विच इज एस कॉस थीटा, एक इधर वाला कंपोनेंट विच इज एस परपेंडिकुलर विच इज एस साइन थीटा। क्लियर? अब यहां पे देख, एस पैरेलल एंड एस परपेंडिकुलर। अब जो एस परपेंडिकुलर है, इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है फोर्स, है ना? जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा वर्क डन ड्यू टू एस परपेंडिकुलर विल बी 0। जो एस परपेंडिकुलर वाला डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हमारा इस फोर्स का कोई वर्क नहीं है, तो इस फोर्स का जो वर्क है दैट इज ड्यू टू जस्ट एस पैरेलल, एंड एस पैरेलल एफ के ही पैरेलल है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एफ इंटू एस पैरेलल एंड दिस विल बी आवर नेटवर्क। यही एफ का भी वर्क होगा, मतलब अगर मैं बोलूं वर्क डन बाई एफ क्या है, तो वर्क डन बाई एफ विल बी एफ इंटू एस पैरेलल, एफ इंटू एस पैरेलल। अब यहां पे जो एस पैरेलल है, एस पैरेलल है दैट इज एस कॉस थीटा, तो इसको तो लिख सकता है एफ एस कॉस थीटा। अरे सर यहां पे तो वही चीज आ गया जो पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था। अरे सेम ही तो चीज है, बस देखने का नजरिया अलग है
या तो फिर देख यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एस के दो कंपोनेंट, जो एफ के पैरेलल वाला कंपोनेंट है, बस तू डायरेक्टली वर्क को फोर्स इनटू वो वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्स के डायरेक्शन में है। एक बार और ध्यान से सुन, फोर्स इनटू वो वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का जो एफ के डायरेक्शन में है। तो डायरेक्टली तो लिख सकता है एफ इंटू एस पैरेलल। इसको मुझे बताना है, इसको समझो, इसको फील करो, क्लियर है? या फिर इसको देख, दिस वन, एस एफ पर पैरेलल इंटू एस, क्लियर? ये दोनों यहां से तुम्हें समझने की जरूरत है और याद रखने की जरूरत है, क्लियर? देख ले अच्छे से, नोट डाउन करो बेटा, कर लिया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। देख क्या बोला है, एक बार पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को ट्राई कर। देख क्या बोला है, 10 kg का ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है हमारा 50 न्यूटन। फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड्स बाई एफ ग्रेविटी एंड नॉर्मल। ग्रेविटी नॉर्मल तुम्हें पता है डायरेक्शन, 10 kg का ब्लॉक है। चलो एक बार अच्छे से पॉज करके ट्राई कर लिया होगा ट्राई। चलो देखते हैं। अब पहले निकालते हैं वर्क डन बाई फोर्स एफ। तो हमारा जो फोर्स एफ है इस ब्लॉक पे देख के 10 kg का, इस पे आगे लग रहा है एफ विच इज आवर 50 न्यूटन, नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज 100 न्यूटन, ऊपर लग रहा है नॉर्मल जो कि हमारा अगेन कितना है 100 न्यूटन। भाई डिस्प्लेसमेंट उसका आई की तरफ होगा एस। तो पहले तो बेटा हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो भाई फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, मास है उसका 10 kg, तो इसका जो एक्सेलरेशन ए होगा वो तो निकाल ही सकते हैं। ए विल बी एफ बाई एम और एक्सेलरेशन इज 50/10 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने का एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हमें कुछ बोला नहीं है तो उसको जीरो मानेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है? तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है भाई हमारा 0, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, टाइम है हमारा 2 सेकेंड्स, ठीक है? UAT दे रखा है, S निकालना है, तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S विल बी UT 0 हो गया, हाफ इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर। तो देख 2 से 2 कट जाएगा, S विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 10 मीटर्स। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 10 मीटर। एंड देख जिधर लग रहा है फोर्स 50 न्यूटन, जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है 10 मीटर्स। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। F और S एंगल 0 डिग्री फर्स्ट केस। तो अगर एंगल 0 डिग्री है तो हमारा वर्क डन बाय फोर्स F विल बी डायरेक्टली F इंटू एस, और वर्क डन बाय फोर्स F विच इज 50 इंटू 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 जूल। अच्छा एक और चीज, इसका जो यूनिट है वो देख लो, जूल होता है ऐसा यूनिट, ठीक है? मैं यहां पे लिख देता हूं, चल इसी में लिख देता हूं मैं। इसके जो यूनिट्स है, SI यूनिट की अगर बात करें तो दैट इज जूल, ठीक है? एक और यूनिट होता है जो कि होता है कैलोरी, ठीक है? एक और यूनिट होता है CGS। ये कैलोरी हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, ये अलग यूनिट है। CGS यूनिट इसको बोलते हैं अर्क, ठीक है? इनमें रिलेशन भी देख ले कि ये CGS यूनिट है, दिस इज कैलोरी, तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल भी लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्ग, 1 जूल इक्वल्स टू, देख अर्ग क्या है CGS यूनिट, और 1 जूल, जूल कहां से आएगा वो भी देख ले कि भाई जो जूल है 1 जूल दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे लिख, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो वर्क होगा इसका है जूल, तो 1 जूल विल बी इक्वल्स टू न्यूटन, 1 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक? या फिर जूल को लिख ले, जूल क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है? अच्छा न्यूटन का CGS यूनिट डाइन होता है, मीटर का CGS यूनिट सेंटीमीटर। तो उसको अगर पुट करेगा तो कि भाई 1 जूल बराबर इसको न्यूटन को डाइन में तो 10 टू द पावर 5 डाइन इनटू मीटर को सेंटीमीटर में
10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 जूल ये निकल के आएगा 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट विच इज कॉल्ड अर्ग। ठीक है, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, या एनर्जी भी बोल सकते हो। जितना भी यूनिट्स तुम वर्क में देख रहे हो वही यूनिट्स एनर्जी का भी है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्लियर? तो ये तुम्हें याद रखने हैं, यूनिट्स लिख लो। अब आते हैं इसमें, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ हमारा कितना आ गया 500 जूल। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वर्क डन हमें निकालना है। तो ग्रेविटी देखो नीचे लग रहा है 100 न्यूटन, बट इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एंगल बेटा 90 डिग्री है। तो वर्क डन क्या होगा 0, थीटा यहां पे 90 डिग्री है इस वजह से। क्लियर? सिमिलरली थर्ड, वर्क डन बाय नॉर्मल, ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। नॉर्मल लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल 90 है, तो अगेन वर्क डन विल बी 0, थीटा इज 90 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना है। 5 kg है, 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.2, फ्रिक्शन है। फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड्स, अगेन 2 सेकेंड्स, बाई एफ फ्रिक्शन ग्रेविटी नॉर्मल। चलो एक बार अच्छे से पॉज करके इसको ट्राई कर लो। कर लिया होगा ट्राई? चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट, जो 5 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ 40 न्यूटन। ठीक, म्यू का वैल्यू है 0.2, तो चलो इस पे नीचे लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर लग रहा है नॉर्मल n। तो बेटा n का वैल्यू 50 न्यूटन हो गया, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमें पता ही है, लिमिटिंग क्या होता है म्यू इंटू n। तो दिस इज म्यू इंटू n, और लिमिटिंग विल बी इक्वल्स टू 0.2 इंटू 50, और लिमिटिंग कितना आ गया देखो 25 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी 0.2 तो 20 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन। अरे क्या कर रहा हूं, 10 न्यूटन, 0.2 इंटू 50 कितना आ जाएगा 10 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो बेटा यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है दैट इज 10 न्यूटन, एंड आगे कितना लग रहा है 40 न्यूटन। तो भाई आगे तो जाएगा, फ्रिक्शन उसको रोक नहीं सकता, इसका मतलब भाई इसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्योंकि हमें इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है और आगे की तरफ फोर्स पता है, तो एक्सेलरेशन देख, एक्सेलरेशन क्या होगा नेट फोर्स अपॉन मास, इसको लिखेंगे नेट फोर्स बाय मास। तो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, आगे 40 पीछे 10, तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 10 अपॉन मास विच इज 5। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 30/5, और दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो बेटा इसका हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया विच इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एंड इसका इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 लेना है, अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर यू टी, देख इनिशियल 0 है तो वो भी 0 हो गया, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 6 इंटू 2 स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 ने 2 को मार दिया, s बराबर आ गया हमारे पास 12 मीटर्स। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ओके, चलो डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब फोर्स, फोर्स आगे 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है 12 मीटर का, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ विल बी डायरेक्टली एफ इंटू एस। ये क्रॉस नहीं है, क्रॉस नहीं है बेटा, एफ एस विल बी द वर्क डन। ठीक है, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, एफ एस डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन बाय फोर्स एफ विल बी 40 इंटू 12 which will come out to be 480 joule. This is the work done by F. देख ले। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दे। फ्रिक्शन पीछे लग रहा है 10, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है 12, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस एफ इंटू एस, है ना, एंगल 180 है, फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो यहां पे हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी माइनस 10 इंटू 12, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस 120 जूल। कितना आ गया? माइनस 120 जूल। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल। ये तो दिख ही रहा है, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, इन दोनों का वर्क डन 0 होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0। फोर्थ, वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑल्सो 0। ये सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देख, इसका वर्क डन पॉजिटिव है, इसका वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ठीक है, बाद में आएगा तो समझ में आएगा। मतलब बेसिकली पता है, ये फोर्स इसका वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ये फोर्स इसका वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और हमें पता है कि वेलोसिटी बढ़ता है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है ना। तो ये फोर्स इसका वेलोसिटी को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब इस ब्लॉक को एनर्जी मिल रहा है। बट ये जो फ्रिक्शन है, ये इसी वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये फोर्स और भी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा सकता था, बट फ्रिक्शन के कारण ये उतना नहीं बढ़ा पाएगा, है ना। तो नहीं बढ़ा पाएगा मतलब फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा एनर्जी खा जाएगा, इसीलिए वो नेगेटिव है। ये एनर्जी दे रहा है, ब्लॉक को एनर्जी दे रहा है, और ये जो है फ्रिक्शन वो ब्लॉक से एनर्जी ले रहा है। अब तुम बोलोगे सर, ब्लॉक से एनर्जी लेके वो कहां रखेगा? फ्रिक्शन के पास थोड़ी ना पॉकेट है, कोई पॉकेट में रख लिया भाई 120 जूल का एनर्जी मैंने पॉकेट में रख लिया, नहीं। फ्रिक्शन जो एनर्जी ले लेगा वो चला जाएगा हीट के फॉर्म में, है ना। जब फ्रिक्शन होता है तो क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है। तो ये फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी को खा जाएगा, और इसका वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब ये ब्लॉक को एनर्जी देगा, जिससे ब्लॉक का वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ये आगे वाले लेक्चर्स में और भी ज्यादा यूजफुल रहेगा, ये वाला जो मैंने फंडा बताया। चल, अब सबने लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखते हैं कितने जनों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करके सही करते हो, ठीक है। सोल्यूशन आने के बाद चेक करके कमेंट करना कि हाँ सर, ये क्वेश्चन हमारा सही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक। चलो एक बार पॉज करके अच्छे से ट्राई कर। क्या बोला है देख, 10 kg का ब्लॉक है, फोर्स अब एक एंगल 53 पे लग रहा है, फ्रिक्शन है हमारा 0.5, फाइंड वर्क डन इन 10 सेकेंड बाई एफ एंड फ्रिक्शन। ग्रेविटी का नहीं दे रहा, वो वैसे भी 0 होगा। अच्छे से एक बार ट्राई कर लो, कर लिया होगा ट्राई। चल देखते हैं। अब मैं यहीं पे लिख रहा हूं, देखो देख, फोर्स F cos 53, cos 53 होता है 100, cos 53 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 न्यूटन। 100 cos 53 3/5 विच इज 60 न्यूटन। ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा F का कंपोनेंट, दैट इज 100 sin 53 विच इज 4/5, ये हो जाएगा भाई हमारा 80 न्यूटन। ये तो पता है ना, cos 53 होता है 3/5, sin 53 होता है 4/5। तो ऊपर लग रहा है 80, आगे लग रहा है 60। चलो इसका एक और बार एफबीडी बना लेते हैं। 10 kg का ब्लॉक है, नीचे लग रहा है इस पे 100 न्यूटन, ऊपर लग रहा है इस पे 80 न्यूटन, आगे लग रहा है इस पे 60 न्यूटन। देख, अब F की तो जरूरत है नहीं, अब F का जो काम है वो कौन करेगा? इसके कंपोनेंट्स करेंगे, तो F की जरूरत नहीं है। एंड ऊपर लगेगा भाई हमारा नॉर्मल, एंड पीछे लगेगा ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन। अब जो ज्यादातर बच्चों ने गलती किया होगा n 80 100, तो बेटा n प्लस 80 बराबर होगा 100 एंड n विल बी इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अरे गधेड़ों की तरह हमेशा नॉर्मल थोड़ी ना 100 के बराबर होगा। अब तो एक फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है ना ऊपर, n तो घट जाएगा, n थोड़े ना 100 रहेगा। n का वैल्यू इस केस में 20 न्यूटन होगा।
और अगर n घटा मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन भी घटेगा, तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दैट इज म्यू इंटू एन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पे देख म्यू का वैल्यू 0.5 है ना, तो दिस विल बी 0.5 इंटू 20 और लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया हमारे पास 10 न्यूटन। ठीक है, अगेन लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 10 न्यूटन। एंड यहां पे चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन, आगे की तरफ फोर्स देख 60 न्यूटन, पीछे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन हो सकता है। क्या फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, मतलब फ्रिक्शन अपना पूरा दम लगा देगा। आगे लगेगा 60, पीछे लगेगा 10 न्यूटन। ठीक, इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट इज नेट फोर्स बाय मास, तो एक्सेलरेशन विल बी 60 माइनस 10 बाई 10 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख 50 बाई 10 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 का इसका एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी भाई हमारा 0 है, टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड्स, तो यू ए टी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी हमारा 0 हो गया, एस आ जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो एस विल बी 5 इंटू 10 का स्क्वायर 100 बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं 50, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास 250 मीटर्स। कितना आ गया भाई? देखो भाई 250 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो 250 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पे देख जो इंटरेस्टिंग चीज है, क्वेश्चन नंबर 1 देख, वर्क डन क्या निकाल रहे हैं? वर्क डन बाई एफ, तो वर्क डन बाई एफ विल बी इक्वल्स टू एफ पैरेलल इंटू एस। मैंने पहले ही बोला है डायरेक्टली लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एफ पैरेलल इंटू एस। एफ का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में है, वो कौन सा है? 60 है। तो बेटा डायरेक्ट यहां पे वर्क डन बाई एफ लिखेंगे हम लोग 60 इंटू 250। क्या ये दिख रहा है? क्या लिखेंगे? 60 इंटू 250। हमें अरे भाई एफ एस कॉस थीटा, अरे उससे भी सेम आएगा, बट क्यों करें अब कॉस थीटा क्यों पुट करना है? हमने तो ऑलरेडी कंपोनेंट कर रखा है, वो तो पता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में 60 है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 60 इंटू 250। क्लियर है? देख ले। ओके, अब यहां पे आते हैं आगे। अब इसको सॉल्व कर लो। 6 इंटू 25 दिस विल बी 150, तो यहां पे आ गया हमारे पास वर्क डन बाई फोर्स एफ इक्वल्स टू 150 150 0 0, तो यहां पे आ गया 0 0, तो यहां पे वर्क डन बाई एफ तो लिख सकता है 15 किलो जूल। देख लो एक बार कैलकुलेशन, आई थिंक सही किया है मैंने, 15 किलो जूल। अच्छा, नंबर 2 वर्क डन बाई फ्रिक्शन। देखो बेटा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10 न्यूटन पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आई की तरफ है 250 न्यूटन, है ना, 250 मीटर सॉरी, तो वर्क डन विल बी माइनस एफ इंटू एस, फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट, माइनस एफ इंटू एस, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन विल बी माइनस एफ, एफ का वैल्यू हमारा 10, एस का वैल्यू है 250, और वर्क डन बाई एफ क्या लिखेंगे? -2500 जूल। ठीक है, या फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -2.5 किलो जूल। ठीक है, देख ले, दिस इज द वर्क डन बाय फोर्स एंड फ्रिक्शन। अगर तुझसे पूछे कि व्हाट इज द टोटल वर्क, टोटल वर्क सारे फोर्सेस का वर्क डन ऐड कर देंगे। यहां पे बेसिकली एफ और फ्रिक्शन यही दोनों वर्क कर रहे हैं, तो टोटल वर्क 15 किलो जूल माइनस 2.5, इट विल बी 12.5 किलो जूल। अगर टोटल वर्क पूछे तो देख ले, अच्छे से लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे देख क्या बोला है, द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, एफ एंड नॉर्मल। तीनों का वर्क डन निकालना है। चलो एक बार अच्छे से पॉज करके ट्राई करो, कर लिया ट्राई, देखिए सॉल्व करें। ठीक है,
चले यहां पे देख, एक बार और इसको बना लेते हैं। देखो, ब्लॉक है हमारा मास 5 kg का, इस पे आगे की तरफ F लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक, नीचे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स। बेटा ये जो हमारा लेंथ है ये दे रखा है 6 मीटर एंड ये दे रखा है 8 मीटर, तो ये 6 है, ये 8 है, ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी आवर 10 मीटर्स, ठीक है। एंड तुझे दिख रहा होगा दिस एंगल 6, तो दिस इज 37 डिग्री, है ना। तो तू यहां पे 50 का एक कंपोनेंट इधर करो, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल रहे हैं, दिस इज 37, तो दिस विल बी 53 डिग्री, है ना। 50 का एक कंपोनेंट इधर, 50 cos 53, राइट, 50 cos 53 विच इज 50 इंटू cos 53 3/5 हो गया हमारे पास 30 न्यूटन। आगे लग रहा है 30 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आई की तरफ 10 मीटर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू 30 F पैरेलल इंटू S। पहला क्वेश्चन, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी F पैरेलल। F पैरेलल कितना, मतलब अरे भाई ब्लॉक तो यहां से यहां आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जिधर है उसी के पैरेलल वाला फोर्स कितना है 30, तो क्या लिखेंगे F पैरेलल विच इज 30 इंटू 10, कितना हो जाएगा 300 जूल, ठीक है, यार है। बट इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका याद रखना, ये प्रोसेस बहुत जगह पे इजीली सॉल्व होता है क्वेश्चन, ध्यान से सुन। मैंने यहां पे 2 केसेस तुम्हें बताया था, देख यहां पे मैंने फर्स्ट केस तुम्हें बताया ये वाला एंड सेकंड केस ये वाला। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में सेकंड केस से करोगे तो ज्यादा आसानी से होगा, समझना कैसे, समझो बेटा। नीचे की तरफ ग्रेविटी लग कितना रहा है, देख ग्रेविटी कितना लग रहा है 50 न्यूटन, एंड ग्रेविटी जिधर लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है 6 मीटर, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, वही तो था, दिस इज S पैरेलल, द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो भले ही उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इधर है बट डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स वो 6 है, राइट। तो यहां पे तू वर्क डन बाय ग्रेविटी को, ये दूसरा प्रोसेस है, वर्क डन बाय ग्रेविटी को F इंटू S पैरेलल डायरेक्टली लिख सकते हो, विच विल बी इक्वल टू आवर F है 50 इंटू 6 विच विल बी अगेन 300 जूल। इस प्रोसेस को अच्छे से समझ, इस क्वेश्चन के लिए ये ज्यादा आसानी से सॉल्व हो रहा है ना, क्या ये समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। तो आते हैं सेम प्रोसेस से मैं वर्क डन बाई F करता हूं, ये जो F का वर्क डन है, क्वेश्चन नंबर 2 वर्क डन बाई F। तो अब यहां पे समझ, जिधर फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना 10 न्यूटन, तो जिधर फोर्स है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है, देखो ना, फोर्स के तरफ डिस्प्लेसमेंट, सर ये तो नीचे आ रहा है, अरे नीचे आ रहा है, नीचे भी आ रहा है आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है, नेट इधर आ रहा है, बट जिधर ये 10 न्यूटन लग रहा है उस डायरेक्शन में कितना आगे जा रहा है, दैट इज 8 मीटर। तो वर्क डन बाय फोर्स F विल बी F इंटू S पैरेलल, और वर्क डन बाय फोर्स F विल बी 10 इंटू 8, कितना आएगा 80 जूल। क्या ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। अब आते हैं नॉर्मल, नॉर्मल इज वेरी नॉर्मल, ये तो बताइए तुम्हें, देख नॉर्मल फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है नॉर्मल, तो भाई नॉर्मल लग रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो नॉर्मल जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हमेशा परपेंडिकुलर है, तो यहां पर थर्ड वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी इक्वल टू 0 एज थीटा इज 90 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? तो बेटा ये क्वेश्चन याद रखना, ये दूसरे वाले मेथड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फोर्स के डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट है उससे क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व होता है, ठीक, नोट डाउन कर ले इसको, कर लिया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या बोला है, फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम इन 2 seconds
बाई ग्रेविटी एंड टेंशन। ग्रेविटी का निकालना है, टेंशन का निकालना है, कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। टोटल मतलब 10 और 20 का मिला के जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम पे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। चलो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया होगा, आगे बढ़े। चल देखिए, तो यहां पर पहले एक बार सिस्टम को बना लेते हैं। 10 kg, इधर हमारा 20 kg। अब देख 10 kg पे फोर्स कितना लग रहा होगा नीचे? 100 न्यूटन। 20 kg पे लग रहा होगा 200 न्यूटन। ठीक, इधर टेंशन है हमारा T, इधर भी टेंशन T, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन हमें सेम लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है 20 kg नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A से, 10 kg ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन A से। कंस्ट्रेंट मोशन, जितना नीचे होगा इसका उतना ही एक्सेलरेशन ऊपर होगा। चलो ये तो क्लियर है। अब चलो इसका इक्वेशन बना लेते हैं। पहले 20 kg के लिए लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो 200 माइनस टी बराबर 20 है। नीचे 200 ऊपर टी, नेट फोर्स 200 माइनस टी बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका देख, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है मतलब कौन बड़ा है? टेंशन बड़ा है। तो t माइनस 100 क्या लिखेंगे? t माइनस 100 बराबर 10 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ऐड करने पर t से t कट जाएगा, माइनस टी और t। 200 माइनस 100 तो दिस विल बी 100 विच इज इक्वल्स टू 30a, और a बराबर 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब इसका जितना नीचे है इसका उतना ही ऊपर होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं 20 kg के लिए। 20 kg के लिए देख, 20 kg के लिए वैसे क्या 20 kg पहले ग्रेविटी के लिए लिखते हैं। टोटल वर्क डन, पहला है वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए पहले तो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देख, एक चीज तो क्लियर कि भाई 20 kg का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे, 10 kg का उतना ही होगा ऊपर। अब सी बात है, ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो 20 kg का इनिशियल वेलोसिटी किसी एक का निकाल लो, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, बात सेम है। तो 20 kg का निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम देखो, टाइम क्या बोला है? अगेन 2 सेकेंड्स, तो टाइम है हमारा 2 सेकेंड्स। तो UAT दे रखा है, तो S विल बी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UT 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो S विल बी हाफ इंटू 10/3 इंटू 2 स्क्वायर। तो 2 ने 2 को मार दिया, कितना आ गया? 20/3 मीटर्स। देखो तो डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा हमारा 20/3 मीटर्स। ठीक है, ये भी आ गया सर समझ। अच्छा, अब आते हैं यहां पर कि भाई ग्रेविटी का जो वर्क है, समझना, इस 20 kg पे ग्रेविटी किधर लग रहा है? ये 20/3 है। ठीक, ये भी हमारा 20/3। अब समझ कि 20 kg पे ग्रेविटी लग रहा है नीचे 200 न्यूटन, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो जिधर ग्रेविटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट। तो 20 kg के लिए भाई हमारा जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, ये तो दिख रहा होगा तुम्हें कि भाई जिधर ग्रेविटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट, मतलब सर कि ग्रेविटी का वर्क डन 20 kg पे तो सर पॉजिटिव होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? 20 kg पे ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, तो इस पे ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है। बट 10 kg पे ग्रेविटी नीचे है 100 न्यूटन, बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो सर 10 kg पे तो समझ में आ रहा है कि 10 kg पे फोर्स ग्रेविटी का नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, उस पे वर्क डन ग्रेविटी का नेगेटिव होगा। क्लियर है एकदम? अच्छा, चलो इन दोनों को लिखते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू वर्क डन ऑन 20 kg प्लस वर्क डन ऑन 10 kg। मतलब हमें तो पूरा सिस्टम पे निकालना है,
तो 20 पे कितना ग्रेविटी, 10 पे कितना ग्रेविटी, दोनों को ऐड कर देंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू 20 वाले पे देख फोर्स कितना है 200, डिस्प्लेसमेंट 20/3, तो इसको लिखेंगे फोर्स एंड डायरेक्टली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंगल 0, तो दिस विल बी डायरेक्टली 200 इंटू 20/3 एंड इस पे देख फोर्स 100, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो -100 इंटू 20/3, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू, यहां से देख ले 20/3 कॉमन, 200 माइनस 100 विच इज 100, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास आ गया 2000/3 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्लियर है? देख लो भाई। अब देख टेंशन, ठीक है टेंशन का निकालेंगे, टेंशन निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम निकाल सकते हो, हाँ सर ये यहाँ से एक्सेलरेशन को पुट करके टेंशन निकाल लेंगे, जरूरत नहीं है, देख ले बिना उसके आ जाएगा इसका वर्क डन। अभी बताऊंगा क्यों मैंने टेंशन निकाला नहीं। वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन ऑन 20 kg प्लस वर्क डन ऑन 10 kg। ऑब्वियसली बात है 20 पे एंड 10 पे दोनों में मिला के होगा टेंशन का वर्क। हाँ सर एकदम सही, क्योंकि टेंशन 20 पे भी लग रहा है और टेंशन 10 पे भी लग रहा है। अब यहां पे देख 20 पे अगर देखें तो टेंशन लग रहा है ऊपर T, डिस्प्लेसमेंट नीचे है S, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 20 kg के लिए देखो ध्यान से 180 आ रहा है, बट अगर 10 kg को देखें तो जिधर टेंशन उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो 10 kg के लिए टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है, मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि 20 kg पे टेंशन का वर्क डन नेगेटिव होगा एंड 10 kg पे टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव होगा। हाँ सर ये बिल्कुल सही है। एंड वर्क डन बाय टेंशन विल बी 20 kg पे देख T ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस T इंटू एस, एंड 10 kg पे देख T ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो प्लस T इंटू एस, तो वर्क डन बाय टेंशन देखो कटकुट आके 0, चाहे टेंशन निकालो चाहे टेंशन ना निकालो, चाहे डिस्प्लेसमेंट पुट करो चाहे ना करो, वर्क डन बाय टेंशन 0 आएगा। क्या बात क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि टेंशन का वर्क डन 0 होगा? तो देख लॉजिकल सी बात है, टेंशन जो स्ट्रिंग है क्या उसके पास अपना कोई एनर्जी है? नहीं है। अगर स्प्रिंग होता तो कंप्रेस करके उसके अंदर तो एनर्जी स्टोर कर सकता था, बट टेंशन भाई एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर कोई एनर्जी थोड़ी स्टोर्ड है। तो अगर टेंशन के पास खुद अपना कोई एनर्जी है ही नहीं तो वो एनर्जी देगा कैसे? वर्क करने के लिए तो हमें एनर्जी देने की जरूरत है, तो अगर उसके पास कोई एनर्जी नहीं है तो कोई वो वर्क नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे सर ग्रेविटी के पास कैसे आया फिर? अबे 10 kg 20 kg इनको हमने उठाया था, उठा के वहां पे लगाया, तो जब उठा के लगाया तो हमने, याद कर तूने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि किसी ब्लॉक को अगर उठाते हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हो, है ना? तो ब्लॉक को उठा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है मतलब हमने वर्क किया जो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ब्लॉक के पास तू बोल सकता है एनर्जी है, मतलब काइंड ऑफ ग्रेविटी के पास एनर्जी है, ठीक है? उठाने में हमने जो वर्क किया वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, उसी एनर्जी से ग्रेविटी ने वर्क किया। तो बेसिकली हमारा यहां पे दो तरीके का थ्योरम है, एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम जिसमें एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का हम लोग डिस्कशन करेंगे, दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन। तो दोनों को देखने का नजरिया एकदम अलग अलग है, ठीक? यहां पे समझ में आ रहा है कि भाई टेंशन स्ट्रिंग के पास अपना कोई एनर्जी है नहीं तो वो तो वर्क नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अच्छा इसको अच्छे से नोट डाउन करो। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो यहां पे क्या बोला है? अ ब्लॉक ऑफ मास m, देखो ध्यान से, अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on the floor of an elevator. The elevator is accelerating upward with a uniform acceleration a, दे रखा है यहां पे। The work done by the elevator floor on the block during t seconds is, जल्दी से पॉज करके ट्राई कर ले, ऑप्शंस दे रखा है, ठीक?
हो गया। चल देखते हैं अब। यहां पे हमने ले लिया एलिवेटर, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। अब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से, है ना, बोला हुआ है द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज a। तो इस पे नीचे देख लग रहा है mg एंड ऊपर लगेगा नॉर्मल n। अब बताइए नॉर्मल n कौन दे रहा है? ये तो हमारा एलिवेटर का फ्लोर दे रहा है। तो बेटा बेसिकली यहां पे हमें वर्क इस n का ही निकालना है, ठीक है। तो चलो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। ये मास है m, इस पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है हमारा n एंड एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहां पे इक्वेशन? n माइनस mg बराबर m इंटू ए। और देख n आ गया हमारे पास, ma इधर से आएगा तो प्लस mg और n इक्वल्स टू m इंटू g प्लस ए। दिस इज आवर नॉर्मल। तो बेसिकली दिस इज द फोर्स जो एलिवेटर का फ्लोर इस ब्लॉक पे दे रहा है, ठीक है। एंड ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो देख नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही हो रहा है क्योंकि हमारा एलिवेटर ऊपर जा रहा है। तो यहां पे बोला है इन टाइम t, ठीक है। चलो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है a, टाइम है हमारा t, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 है तो यू टी 0 हो गया, तो s विल बी इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेटा अगर ये डिस्प्लेसमेंट है एंड फोर्स है ये n, एंड जिधर n है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग डायरेक्टली वर्क डन बाय द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर वो लिखने से बेटर है वर्क डन बाय n। सेम बात है, दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन बाय n इक्वल्स टू देख m g प्लस ए, तो m इंटू जी प्लस ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास देखो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन m बाई टू इंटू जी प्लस ए इंटू ए टी स्क्वायर। ध्यान से देख ऑप्शन नंबर ए, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से देख लो एक बार सॉल्यूशन, लिख लिया। चल आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देख क्या बोला है, अ फोर्स F इक्वल्स टू 6 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 3 K कैप एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एंड प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, यहां पे K कैप के जगह पे यहां पे ध्यान से देख X दे रखा है, ठीक है। इफ द वर्क डन इज 0 देन द वैल्यू ऑफ X इज, चलो जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो, कर लिया। चल अब यहां पे देखते हैं, देख हमें वर्क डन बाय फोर्स F, वर्क का हमारा फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, F डॉट S। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जब भी ऐसे वेक्टर फॉर्म में दे रखा है ना तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई हमारा वर्क डन होता है F डॉट S, राइट। तो यहां पे F डॉट S करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट देख फोर्स कितना है 6I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप, इसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, इसका 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस XK कैप, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता तो ध्यान से देख ले एक बार। I के साथ I का डॉट प्रोडक्ट होता है, I के साथ जो भी है और इस I के साथ जो भी है दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे एंड I को नहीं लिखेंगे, I नहीं होता। तो यहां पे I के साथ I मतलब 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12। फिर J के साथ J तो 2 इंटू माइनस 3, तो ये आएगा माइनस 6। K के साथ K तो माइनस 3x एंड यही वर्क डन कितना बोला है, 0 है, मेंशन किया हुआ है। इफ द वर्क डन इज 0 तो वर्क डन हमारा 0 है। तो यहां से देख 0 बराबर आ गया हमारे पास 6 माइनस 3x और 3x बराबर 6 और हम लोग x को क्या लिख सकते हैं 2। तो द वैल्यू ऑफ x इज आवर 2। तो यहां से हमें क्या पता चला भाई कि जब भी हमें फोर्स ये आई कैप जे कैप के कैप में दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप के कैप में दे रखा है, तो हमें याद आना चाहिए वर्क डन होता है F डॉट S,
क्लियर, अच्छे से लिख लो, हो गया। चल अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्या बोला है, फोर्स 2 i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ये एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो भी i कैप j कैप k कैप में। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम दिस टू दिस, पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम दिस टू दिस। तो बेटा जब बोला है पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम दिस टू दिस, तो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन वेक्टर फॉर्म, तभी तो f डॉट एस करेंगे। तो दो कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक चीज हम लोग यहां पे देख लेते हैं, हो सकता है तुम्हें आता हो सकता है नहीं आता हो। तो वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एंड इस रिजल्ट को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, इसको यूज करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो देख यहां पे जैसे दिस इज सपोज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, सिर्फ मैं y और x को ही ले रहा हूं। एक पार्टिकल यहां पर है इनिशियली, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट, तो दिस विल बी द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर इनिशियल, ठीक है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। या फिर एक काम करते हैं, इनिशियली है ना, मान लो ये जा रहा है P से, ये वाला पॉइंट है Q, P से Q जा रहा है, तो दिस इज RP वेक्टर एंड दिस विल बी Q का विच इज RQ वेक्टर। कहां से कहां तक जा रहा है, P से Q, ठीक है। दिस इज RP वेक्टर, दिस इज RQ वेक्टर, एंड वो जा रहा है P से Q, तो दिस विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S वेक्टर, राइट। तो एक बात बता, P से Q जा रहा है, तो क्या तुम्हें वेक्टर में दिख रहा है कि RP प्लस S, ट्राइंगल रूल, RP वेक्टर प्लस S वेक्टर विल बी RQ वेक्टर, है ना। ट्राइंगल रूल क्या कहता है, RP प्लस S वेक्टर क्या बनाएगा, RQ वेक्टर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं RQ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू RP वेक्टर प्लस S वेक्टर, या फिर अगर मैं S वेक्टर को लिखना चाहूं, that will be RQ वेक्टर माइनस RP वेक्टर। देख ले अच्छे से, इसका मतलब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, P से Q, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम P टू Q, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर P से Q जाएगा तो Q माइनस P होगा, RQ माइनस RP, मतलब Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, जब वो P से Q जाएगा। अगर वो पार्टिकल Q से P आएगा तो RP माइनस RQ होगा। तो जहां पे जा रहा है माइनस जहां से आ रहा है, क्लियर, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको नोट करके लिख ली, नोट करके लिख लो, लिख लिया। चल अब यहां पे आ जाते हैं। अब यहां पे क्या बोला है, फोर्स हमें दे रखा है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन दिस टू दिस, ठीक है। तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, तो इसको मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया P, इसको मैंने बोल दिया Q, ठीक है। तो यहां पे RP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, देख 1 2 1 है, मतलब I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, ठीक है। Q पे जा रहा है, तो Q का देख लो 2 3 7, तो 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 7K कैप। कई बात क्लियर है। तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर को। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा S वेक्टर, दैट विल बी RQ वेक्टर माइनस RP वेक्टर। तो S वेक्टर यहां से आ गया RQ माइनस RP, RQ को लिखते हैं 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 7K कैप माइनस, देखो I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 7K कैप माइनस I कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप। तो S इक्वल्स टू 2I कैप माइनस I कैप, तो I कैप
प्लस 3j कैप माइनस 2j कैप, तो j कैप प्लस 6k कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान दे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अब यहां पे देख, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द फोर्स, हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन बाय फोर्स F विल बी F डॉट S। अब मैं इन दोनों को लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली करते हैं। I के साथ I, देख तो I के साथ I, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2i कैप और I कैप, तो यहां पे आ गया हमारे पास 2। J के साथ J, 4 into 1 प्लस 4, K के साथ K प्लस 6, तो दिस विल कम आउट टू बी 2 प्लस 4, 6 प्लस 6, 12 जूल। दिस इज द वर्क डन। क्या ये क्लियर है? देखो अच्छे से, तो अगर वेक्टर होगा तो इसी प्रोसेस में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिख लिया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। देख क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F, ये फोर्स है, व्हेन द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। बट यहां पे जो चीज हमें देखने वाली है वो है कि भाई ये फोर्स जो है वो x के साथ साथ वेरी कर रहा है, फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक, फोर्स x के साथ साथ वेरी कर रहा है। चलो एक बार इसको पॉज करके ट्राई करो, क्लियर है? चल देखते हैं, समझते हैं। यहां पे कोई फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं, इस चीज को ना पहले समझ कि भाई सर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्या है वो dx, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे देख, ये ब्लॉक मान लो कुछ दूरी तक x तक चला गया, x दूरी तक चला गया। अब x दूरी पे जाने के बाद मैंने यहां पे बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट dx लिया है, मैंने बहुत, मतलब ब्लॉक थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है dx। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं फोर्स को इस dx वाले डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट मान सकता हूं। फोर्स कैन बी कांस्टेंट, फोर्स विल बी कांस्टेंट फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। सर ऐसे कैसे मान सकते हो? अरे भाई देख, फोर्स x के साथ साथ वेरी कर रहा है, अब x दूरी पे जाके अगर मैं dx में चेंज करूं, फोर्स में x में चेंज dx नेग्लिजिबल, तो बेटा अगर x में चेंज हो ही नहीं रहा तो फोर्स में भी तो x ही है, तो इस x में भी कोई चेंज नहीं होगा, और अगर इस x में कोई चेंज नहीं होगा मतलब फोर्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं बेसिकली इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को यहां पे कांस्टेंट मान सकता हूं, राइट? तो ये फोर्स यहां पर वही है 3x² प्लस 2x प्लस 4, क्योंकि x दूरी पे जाके लिया है। अब बता, इस dx के लिए फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, for displacement dx the work done is dw। कितना वर्क डन माना मैंने? dw। अब यहां पे देख, इस dw को लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट है dx, तो मैं इस dw को लिख सकता हूं f इंटू dx, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो f इंटू dx। तो दिस dw विल बी इक्वल्स टू f which is 3x² plus 2x plus 4 into dx। क्लियर है? देख लो अच्छे से। ओके, तो dw विल बी इक्वल्स टू, अच्छा ये आगे छोटा सा वर्क। अब इन्हीं छोटे छोटे वर्क को हमें बेसिकली क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है। इस dx में छोटा सा वर्क निकाला, फिर आगे वाले dx में छोटा सा वर्क निकालेंगे, ऐसे छोटे छोटे वर्क को इंटीग्रेट करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। वर्क इंटीग्रेट होगा 0 से लेकर w तक, x 1 से 2। ध्यान दे, लिमिट क्या दे रखा है? 1 to 2। तो हमारा जो x है वेरी करेगा 1 से 2, ठीक, क्योंकि पहला जो हम एलिमेंट लेंगे कितने दूरी पे लेंगे? 1 मीटर। लास्ट एलिमेंट कितने दूरी पे लेंगे? 2 मीटर की दूरी पे लास्ट एलिमेंट लेंगे, तो x वेरी करेगा 1 से 2। इसी पार्ट में जो वर्क होगा उसी को हमें निकालना है, x इक्वल्स टू 1 से 2 तक, ठीक। तो वहां यहां पे w बराबर 3x² मतलब x³ by 3
प्लस 2x² प्लस 4x, ये हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट 1 से 2। अब देख 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट गया, तो वर्क डन आ गया। अपर लिमिट पुट करो, तो दिस विल बी 2³ प्लस 2² प्लस 4 into 2 माइनस पूरे फंक्शन पे लोअर लिमिट 1³ प्लस 1² प्लस 4 into 1। तो यहां पे देख वर्क आ रहा है 2³ मतलब 8 प्लस 4 प्लस 8 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 4, तो यह आ जाएगा 8 8 16 प्लस 4 20 माइनस ये आ गया 6, तो वर्क डन हमारे पास आ गया 14 जूल। दिस इज द वर्क डन। देख लो अच्छे से। तो बेटा अगर हमारा जो फोर्स है वो एक्स के साथ साथ वेरी कर रहा है तो इसी प्रोसेस में इसको सॉल्व करेंगे। देख ले एक बार, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ओके, डाउट होगा कमेंट में मेंशन करना, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, यहां पे देख सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहां पे भी वेरिएबल फोर्स है, तो इसको ट्राई करो अच्छे से। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स F इक्वल्स टू cx, ठीक है, x के साथ साथ वेरी कर रहा है, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू x1। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द वर्क डन इन लैटर हाफ इज। चलो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई? देखिए चल, अब पहले तो निकालते हैं फर्स्ट हाफ। अब एक काम करते हैं, ज्यादा आसान होगा, एक बार वर्क डन निकालते हैं। ध्यान समझना, वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू x1। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू x1 निकालते हैं पहले, फिर x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू x1/2 तक निकालेंगे। चलो पहले x इक्वल्स टू x1 तक निकालते हैं पूरा वर्क, 0 से x1 पूरा जो जा रहा है वो वर्क निकालते हैं। तो हमें पता है कि फोर्स वेरिएबल है, तो हमारा जो छोटा सा वर्क होगा दैट इज F इंटू dx, और छोटा सा वर्क F को क्या लिख सकते हैं, cx इंटू dx। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट 0 से लेकर w तक, दिस विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू x1। तो यहां पे w बराबर c कांस्टेंट, x dx, तो x² 2 लिमिट 0 से x1, तो वर्क आ गया हमारे पास c x1² 2। दिस इज द वर्क डन, इसको मान लेते हैं, हाँ टोटल वर्क w मान लो, दिस इज द टोटल वर्क w। अब हम निकालते हैं कि 0 से x1/2 तक, चल वो निकालते हैं। वर्क डन फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू x1/2। अगेन फोर्स सेम, तो छोटा सा वर्क dw विल बी F इंटू dx, और dw बराबर c इंटू x dx। इसको कर दो इंटीग्रेट 0 से लेकर w, यहां पे x अब वेरी करेगा 0 से x1/2, तो यहां पर w बराबर c इंटू x dx का x² 2 लिमिट 0 से x1/2, तो वर्क आ गया। इसको वर्क 1 w1 ले ले, w1 विल बी c, अपर लिमिट पुट कर, तो x1/2 का स्क्वायर करोगे तो x1² 8 आएगा। देख ले एक बार, x1² 8 दिख रहा है क्या? क्लियर है? ओके, तो यहां पे आ रहा होगा x1² 8। अब इधर समझ, मान ले यहां से यहां तक 0 से x1, तो 0 से x1 पूरा वर्क हमने निकाल लिया है, पूरा वर्क आया w, ठीक है, ये जो हमारा पूरा वर्क है दिस इज w, एंड यहां तक x1/2 ये वर्क आया हमारा w1, है ना। तो हमें क्या देखना है, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द वर्क डन इन द लैटर हाफ इज। तो फर्स्ट हाफ में तो भाई w1 है, जो लैटर हाफ है मतलब ये वाला वर्क डन w2, क्या मैं इस w2 को लिख सकता हूं w - w1?
पूरे पार्ट का वर्क डन पता है, पहले वाले पार्ट का उससे माइनस कर दो तो दूसरे वाले पार्ट का आ जाएगा। तो W2 बराबर W माइनस W1 और W2 बराबर W सी एक्स वन स्क्वायर बाई 2, तो यहां से सी एक्स वन स्क्वायर बाई 2 माइनस सी एक्स वन स्क्वायर बाई 8। तो यहां से कटकुटा के देख, दिस विल बी एलसीएम करो 4 माइनस 1, तो दिस विल कम आउट टू बी 3c x1 स्क्वायर बाई 8। W1 W2, चल यहां पे दोनों को कंपेयर कर, दिस इज, इसको एक बार और लिख लेते हैं ब्रैकेट हटा के, c x1 स्क्वायर बाई 8 एंड W2 3c x1 स्क्वायर बाई 8 दिख रहा है। तो यहां पे W1 इज टू W2 देख कितना आ रहा है, 1:3। दिस इज द रेशियो 1:3, क्लियर है। तो द रेशियो विल बी 1:3। देख लो अच्छे से एक बार, देख लिया, क्लियर, ओके, समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देख अब यहां पे देख, व्हाट इज द, देख 2 kg पे फोर्स लग रहा है F, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स F, और ये F है 6t स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। अब फोर्स टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। पहले फोर्स किसके साथ वेरी कर रहा था, देख पहले फोर्स वेरी कर रहा था x के साथ, बट अब जो फोर्स है इट इज वेरिंग विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो बेटा अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो अलग प्रोसेस एक बार ट्राई कर लो, चलो देखते हैं। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, 10 सेकेंड बोला है, कर लिया राइट, देखे, चलो। अच्छा यहां पे देख टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो पहले x के साथ साथ वेरी कर रहा था, तो हम लोग वर्क को क्या लिख रहे थे, F इंटू डी एक्स, बट अब तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो अब वर्क को क्या लिखेंगे, वर्क विल बी इक्वल्स टू F इंटू डी टी। दिस इज मेजर मिस्टेक, ये नहीं होता भाई। ऐसा नहीं कि भाई फोर्स को अगर टाइम के साथ वेरी करा है तो वर्क का डेफिनेशन ही चेंज कर देंगे। अबे वर्क तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू टाइम थोड़ी वर्क होगा। ऐसे बेटा F इंटू डी टी नहीं कर देंगे, तो सर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो हम वर्क का डेफिनेशन ही चेंज कर रहे हैं, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, फोर्स इंटू टाइम लिखेंगे। अब ऐसा थोड़े होता है भाई, ये नहीं होगा, ठीक है। तो सर फिर कैसे सॉल्व करें, ये तो नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ तो एक काम करते हैं, देखो फोर्स हमें पता है विच इज 6t स्क्वायर, मास इसका 2 kg है, तो क्या मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाई मास, चल एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन विल बी 6t स्क्वायर बाई 2, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, देख 3t स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, एक्सेलरेशन को तो लिख सकता है dv बाई dt बराबर 3t स्क्वायर, यहां पे इधर जाएगा तो dv बराबर 3t स्क्वायर इंटू डी टी लिख सकता है। चल इसको कर दो इंटीग्रेट। सर क्यों कर रहे हो इंटीग्रेट, अभी आएगा, समझो, पहले करो, एक्सेलरेशन निकाला उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अब इसका देख लिमिट t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t तक एंड 0 से v, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 इनिशियली कैसा है रेस्ट पर, तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, t इक्वल्स टू t पे वेलोसिटी v है, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v बराबर 3t क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से t। तो यहां पे v विल बी इक्वल्स टू 3 ने 3 को मार दिया, हमारे पास कितना आ गया t क्यूब, ये आ गया वेलोसिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आगे अब वेलोसिटी को लिखो ds बाई डी टी बराबर t क्यूब, तो ds आ गया t क्यूब इंटू डी टी, ठीक है। बस यहां तक छोड़ दे यहां तक। अरे सर यहां तक ये क्या आया, अरे भाई यही तो चीज है जो हमें निकालना था, ds समझ इसको, ds व्हाट इज ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। अबे छोटा डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, अरे सर इसको इंटीग्रेट कर दो। अरे हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई फोर्स भी टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है ना, तो तू क्या यहां पे वर्क डन को
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं निकाल दूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बट फोर्स वो तो वेरी कर रहा है पूरे एस तक। क्या फोर्स कांस्टेंट है? नहीं है कांस्टेंट। तो हम लोग भले ही यहां पे तुम डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करके निकाल लोगे, बट कोई काम का नहीं है, क्योंकि पूरे उस डिस्प्लेसमेंट में हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर? तो मैंने इसीलिए किसी एक टाइम टी पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds निकाल लिया। ठीक है, अब अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमें पता है तो मैं इस टाइम पे, मतलब इन टाइम t फॉर टाइम dt वर्क डन इज इक्वल टू dw। किसी एक टाइम t पर फोर्स कितना है 6t², डिस्प्लेसमेंट छोटा सा t³ dt। उस टाइम t पर फॉर टाइम dt, बहुत छोटे से टाइम dt के लिए मैं अगेन फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूं। तो वर्क डन है dw, दिस dw विल बी इक्वल टू f इंटू ds, और dw विल बी, ध्यान से देखो, f 6t² इंटू ds विच इज t³ dt। ठीक है, तो dw विल बी 6t⁵ इंटू dt। ध्यान दे, दिस इज dw, छोटा सा वर्क। अब इन्हीं छोटे छोटे वर्क को हमें करना है इंटीग्रेट। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। तो बेटा 10 सेकेंड्स में 0 से लेकर w तक टाइम इंटीग्रेट होगा, 0 से 10 तक। तो यहां पे dw का इंटीग्रेशन w बराबर 6t⁵ है, t⁵ लिमिट 0 to 10। ठीक है भाई, देख ले, तो 6 से 6 कट जाएगा, 10, तो यहां पे वर्क आ गया हमारे पास 10⁶। अपर लिमिट पुट कर, t के जगह पे 10, तो 10⁶। दिस इज आवर वर्क डन। जूल में आएगा बेसिकली, अगर तो किलो जूल में कन्वर्ट करेगा तो ये 1000 किलो जूल आएगा। मेगा जूल भी बोल सकते हो इसको, दिस विल बी 1000 किलो जूल। हाँ, काफी ज्यादा वर्क आ रहा है। ठीक है, तो बेटा यहां तक देखो, समझो। ठीक है, तो बेटा देख, ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, फोर्स वेरिंग विद डिस्टेंस, ये सिंपल है, बट जैसे फोर्स वेरिंग विद टाइम है तो तुझे अलग प्रोसेस में सॉल्व करना होगा। हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ टी, उसको निकाल के फिर हम लोग इंटीग्रेट करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लिया। अब बेटा जो भी डाउट आएगा तुम कमेंट में मेंशन करोगे, एंड यहां पर हमने जो भी वर्क के क्वेश्चंस किए हैं उसको अच्छे से देख के आना। अगले लेक्चर में हम लोग वर्क का सेकंड लेक्चर अलग अलग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।